हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का एक धमाकेदार रिवीजन। बेटा जी, आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी और पेपर नंबर 2। सेक्शन नंबर सी में तो मेरी अच्छी खासी मस्ती, क्या मेरे को ये वीडियो देखने लायक है? मैं कहूंगा बेटा जी, ये वीडियो को सिर्फ 5 मिनट देखो। अब भले आपको कितना ही अच्छा सेक्शन आता हो, सिर्फ 5 मिनट देखो। मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी। अगर आप बीच में अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन लगेगा। ओके, अगर आपको कंसेप्ट पहले से आते हैं तो भी मैं कुछ इस तरह से कंसेप्ट को आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे कंसेप्ट में कुछ ना कुछ कमी थी। दूसरा, मैंने यहाँ पे एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए वो भी प्रेजेंट किया हुआ, तो आपको वो भी आइडिया कि कैसे हमको चीजों को एक्सप्लेन करना है, कैसे एग्जाम के अंदर लिखना है। ओके, तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। और आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मेरे को बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो आ गए हैं हम हमारे स्क्रीन के ऊपर। हम देख रहे हैं गाला का सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स सेक्शन पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे। टोटल रहेंगे 16, लेकिन इसमें से करने हैं आपको 12 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका टोटल 24 मार्क्स का आएगा। मेरे को चाहिए 24 मार्क्स में से 24 मार्क्स, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 90 प्लस की। और बेटा पूरा अगर मेरे सारे सीरीज देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आएंगे मार्क्स। चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन लेके। भगवान का नाम, जय श्री राम। ओके जी, ओके जी, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट द इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है? बेटा जी, ये हमारा पाई डायग्राम होता है। इसकी जो टोटल डिग्री होती है, सपोज ये हमारा पाई डायग्राम है, इसकी जो टोटल डिग्री होगी वो कितनी होगी? 360 होगी। 360 डिग्री होती है। कैसे करते हैं हम? यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स होता है। सपोज कि हमारा वेरिएबल क्या है, हम कोई स्टेशनरी के पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं। तो सपोज हम सपोज कि बुक्स के पीछे बुक्स है, फिर हम दूसरे नोटबुक लेते हैं, नोटबुक है, गाइड है, और दूसरे 3-4 चीजें। अभी हम सिर्फ 3 ही चीजें लेते हैं। सपोज इसके पीछे मैं 50% खर्चा कर रहा हूं, इस पे 25, इस पे 25, टोटल कितना हो गया? 100। इस 100 को मैं कन्वर्ट किस पे करूंगा? 360 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे कितना आएगा? 180 आएगा, बाकी का यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। सर ये कैलकुलेट कैसे हुआ? बेटा जी, ये कैलकुलेट होता है हमारा जो टोटल इंडिविजुअल जो वेरिएबल होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल वेरिएबल से, इसको डिवाइड करते हैं टोटल वेरिएबल से। तो 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय उसको हमको डिग्री में निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये आंसर आएगा 180। इस तरह से सभी वेरिएबल की डिग्री निकाली जाती है और इसका होता है टोटल 360 डिग्री। और फिर हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है जी, ग्राफ के फॉर्म में दिखा देते हैं। अब यही चीज को यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया। ये प्रैक्टिकल आपको अगर समझ में आ गया है, थियरी का कंसेप्ट एकदम इजी लगने वाला है। कैसे? तो यहाँ पे क्या क्या चीजों को हमको कंसीडर करना है। पहला, 360 डिग्री मेक अ सर्कल। ओके, तो एक सर्कल से मैं टोटल उसकी डिग्री कितनी होगी? 360। हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ सब डिवीजन आर कैलकुलेटेड। मतलब ये जो हमने अलग अलग चीजों की जो डिग्री निकाली है वो कैसे कैलकुलेट कहते हैं? इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर दैट डिवीजन। मतलब यहाँ पे टोटल का प्रोपोर्शनेट कितना होगा? यहाँ पे 100 का प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, मतलब उसका प्रोपोर्शन होगा 360 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे वैसे अलग अलग वेरिएबल की डिग्री निकाली जाती है। जब हम उसका सम टोटल करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल सच डिवीजन मस्ट बी 360। इफ द रिलेवेंट डेटा इज कंपेयर्ड, अगर हम दो रीजन को कंपेयर करना चाहते हैं, दो टाइम पीरियड को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम उसको एक ही पाई डायग्राम में नहीं बता सकते। उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए हमको 2 पाई डायग्राम बनाने पड़ेंगे साइड बाय साइड। कब? जब आपको 2 रीजन को कंपेयर करना हो, या तो 2 या 2 से ज्यादा रीजन को कंपेयर करना हो, तो आपको क्या 2 पाई डायग्राम बनाने पड़ेंगे साइड बाय साइड। ओके, अगर आपकी वैल्यू कैसी है? स्मॉल है। अगर आपकी वैल्यू स्मॉलर है तो आपका जो डायमेंशन होगा आप उसमें छोटा सा
और छोटा सा स्मॉलर डायमेंशन चलेगा, लेकिन अगर आपकी वैल्यू क्या है, लार्ज है, लार्ज है लार्ज है तो क्या होगा, लार्ज है तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, इसलिए आपका जो डायमेंशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बिग साइज का बनेगा। ओके, तो स्मॉलर वैल्यू स्मॉलर डायमेंशन, लार्ज वैल्यू लार्ज डायमेंशन। एक बार मैं फटाफट याद करवा देता हूं, को टोटल कितना होगा 360। हमको डिग्री कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इसका सबका टोटल कितना होगा 360। जब हमको कंपेयर करना हो अलग अलग रीजन या तो अलग अलग टाइम पीरियड में, तो कितने पाई डायग्राम बनाने हैं, 2 या उससे ज्यादा, जितने जितने को कंपेयर करना उतने पाई डायग्राम। अगर स्मॉलर टोटल वैल्यू हो गए तो स्मॉलर डायमेंशन, लार्ज टोटल वैल्यू हो गए तो लार्ज डायमेंशन। ठीक है, ओके सॉरी। विच ग्राफ आर कैलकुलेटेड, which graph are called टाइम सीरीज ग्राफ। बेटा जी टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है, देखो आपको बुक्स में और इसके अंदर आपको टोटली मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया ना, आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। टाइम सीरीज क्या होता है, एक ट्रेड साइकिल में, मतलब एक बिजनेस साइकिल के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर क्या ऑब्जर्व किए जाते हैं, चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। बेटा जी एक जो ट्रेड साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल होती है, उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। उन चेंजेस को उसका क्या बनाया जाता है, ट्रेंड बनाया जाता है कि ये ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड कैसा है, उसका ट्रेंड ऑफ सच आर ऑब्टेन कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। और जब हम उसकी मदद से ग्राफ बनाते हैं, टेकिंग चेंजेस एज अ वेरिएबल, जो हमारा जो चेंज हो रहा है वो एक एज अ वेरिएबल एंड टाइम पीरियड एज अ बेस। हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया, बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये बेस क्या होगा, टाइम पीरियड। बेस क्या है, टाइम, टाइम क्या है, जैसे हमारा टाइम है 1950, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 2000, फिर 2010 ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, वेरिएबल रख दिया, क्या रख दिया, वेरिएबल, और उसके हिसाब से क्या कर दिया, यूं ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया टाइम सीरीज ग्राफ। क्या हो गया, टाइम सीरीज ग्राफ। वेरी गुड। चलो वापस से एक बार फटाफट डेफिनेशन बोलेंगे कि क्या होता है, एक ट्रेड साइकिल या तो एक ट्रेड साइकिल के अंदर, मतलब बिजनेस साइकिल के अंदर और इकोनॉमिक साइकिल के अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस मिलते हैं। उनको क्या किया जाता है, उनको हम उनकी मदद से ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। और वो ट्रेंड कैसे मदद फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, क्योंकि हमको मालूम है कि ग्राफ के अंदर क्या मदद लगता है, स्टैटिस्टिकल टूल की मदद लगती है। जब हम उसके ऊपर से जब ग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या होगा, वेरिएबल ऐसे एक वेरिएबल होगा और दूसरा हमारा टाइम पीरियड एज अ बेस होगा। उस चीज को, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेटा जी मैं आपको पहले ही बता दूं, एक चीज बता दूं, क्योंकि अब जैसे 5 मिनट आपने देख लिया, अगर आपने अब तक का वीडियो देख लिया तो आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खाली वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, कंसेप्ट क्लैरिटी हो, याद कैसे कर सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको वीडियो सुनने में मदद हो, आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में मैंने कुछ सीखा है, एक्चुअल में मेरे को मदद हुई है, ऐसा आपको अंदर से फील है। तो बेटा ये वीडियो लेंदी होगा, अगर आपको नहीं सुनना तो आप अभी से चले जाना। लेकिन एक चीज है, अगर आप वीडियो को एंड तक सुनोगे ना तो आपको बेनिफिट जरूर 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 से होने वाला है। लेकिन एक चीज है कि अगर लेंदी पसंद नहीं है तो फिर अभी चले जाओ, लेकिन अभी चले जाओगे तो बाद में यही चीज के लिए दूसरों से हेल्प मांगोगे। बेटर है अगर फ्री में मिल रहा है, अच्छा नॉलेज मिल रहा है, जब सर आपको दे रहे हैं तो लेने में क्या जाता है, सुनना ही तो है। हमको कहाँ किसी के वहां जाके, कहाँ कोई दूर जाके हमको पेट्रोल बिगाड़ के वहां पे सुन के आना है। ठीक है, घर पे बैठे हो आराम से ईयरफोन लगाओ और सुन लो। एक बार सुनोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप खुद कमेंट में लिखोगे सर बहुत मस्त था लगे। तो चलो, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई क्या होता है और उसके मेन पॉइंट्स और कंपोनेंट कौन कौन से। बेटा जी ये एचडीआई है ना, ये मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर है। पहली चीज ये क्या करता है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट दोनों को कंसिडर करता है। कौन से, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट दोनों को कंसिडर करता है। इसके 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, मतलब 3 चीजों को इसने ध्यान में लिया हुआ है। पहला लिया हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे रिलेटेड होती है, लाइफ। सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है बेटा जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है
कि जब कोई एक बच्चे का जब बोर्न होता है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन विल live at the time of birth of the population of a country determine the value। मतलब जब एक बच्चे का बोर्न होता है तो उसके बर्थ के बाद तो कितना जिएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव, उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इफ अ पर्सन इज लेस देन 50 ईयर, अगर कोई व्यक्ति है वो 50, मतलब वहां के ऑन एन एवरेज जो व्यक्ति है 50 साल ही जी रहे, इसका मतलब वहां पे हेल्थ क्या है, डेफिशिएंट है, वहां पे डेफिशिएंसी की कमी है। हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द एसडीआई, जितना ज्यादा एसडीआई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी, अगर सपोज किसी देश की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 है और हमारे इंडिया की सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सपोज एज्यूम करते हैं 80 है, कितना है 80, इसका मतलब हमारा एसडीआई इस कंट्री की तुलना में क्या आएगा, हायर आएगा। ओके, तो पहला हमारा कंपोनेंट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हम कितना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इज गोइंग टू लिव। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है मतलब एसडीआई कम आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है मतलब एसडीआई ज्यादा आएगा। नेक्स्ट आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है एजुकेशन। बेटा जी एजुकेशन मतलब क्या है, टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन अ पर्सन इज कैलकुलेटेड। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे नॉलेज है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडल्ट लिटरेसी इन अ पर्सन इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हमको नॉलेज के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है, लिटरेसी की हेल्प चाहिए होती है। अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर एंड अबोव, यहाँ पे कौन से पर्सन को हम लेंगे, 15 ईयर एंड अबोव को लेंगे, आर इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द लिटरेसी। तो यहाँ पे हम 15 साल या उससे ज्यादा के एज ग्रुप को लेते हैं। नेक्स्ट, इन द एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग आर कंसिडर। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअल है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ, ये क्या है हमारा एक्चुअल और ये क्या है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड, और हम इसके बीच में क्या फाइंड आउट करेंगे, गैप। और यहाँ पे सपोज कि इतना होना चाहिए और इतना ही है, मतलब जो गैप है अगर वो गैप ज्यादा है मतलब वहां पे लिटरेसी रेशियो कम है, और गैप कम है तो वहां पे लिटरेसी रेशियो ज्यादा है। तो गैप बिटवीन द टू इज टेकन और डिराइव फॉर द वैल्यू ऑफ लिटरेसी। तो यहाँ पे हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड निकालो, उसका गैप निकालो और उसके बेस पे हम लिटरेसी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। हायर स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज गिव सोशल प्रोग्रेस। बेटा जी जितना ज्यादा क्या होगा, लिटरेसी रेशियो होगा, उतना सोशल प्रोग्रेस जल्दी करता है, क्योंकि समाज ओपननेस होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हमारे इनकम के हिसाब से। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या मतलब है, टू मेजर द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको क्या कंसीडर करना है, इनकम कंसीडर करनी है। मतलब यहाँ पे इनकम को भी कंसीडर किया, हाँ जी। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे यहाँ की परचेजिंग पावर कैपेसिटी कितनी है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड ऑन द इनकम, जैसे कि द इनकम इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द पर कैपिटा इनकम। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे क्या है, हमने क्या देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट देखें। सर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं हो गया 2 नंबर का ना। बेटा मैं आपको खाली ये बोलूंगा कि आपके पास क्या करना, क्योंकि हमारे पास कंटेंट इको का पेपर बहुत लेंदी होता है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ, फिर आप उसको 2 नंबर के हिसाब से उसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके सारे जैसे आपका ये होना चाहिए लाइफ एक्सपेक्ट, ये तीनों पॉइंट होने चाहिए, अंदर के जो पॉइंट है आप उसको एक एक 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके उसको फटाफट खत्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच वन इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो बेटा जी अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात किया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिफिकल्ट टू मेजर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंजेस तो आता ही आता है, उसके अलावा क्वालिटेटिव चेंजेस भी आता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या लेके आता है, सोसाइटी एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या लेके आएगा, सोसाइटी एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो मेजर कैसे करोगे किसी की सोसाइटी का डेवलपमेंट और किसी की साइकोलॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट, उसको मेजर कर पाओगे नहीं, तो ये भी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है ना बहुत वाइड है। क्या है? वाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर कौन सा डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? फटाफट बोलते जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव वाला, सेकंड पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जो क्या होता है डिफिकल्ट
डिफिकल्ट टू मेजर होता है। तीसरा ही कंसेप्ट वाइड है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर, तीनों की तीनों चीज आ रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा जी क्या मनी को हम मेजर कर सकते हैं? हाँ हाँ सर कर सकते हो। कैसे? ओके, तो मनी मेक्स दिस इजियर। मनी से क्या होता है, मनी क्या करते हैं, मनी अलाउिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विस। हम मनी से, जैसे अब मैं बोलूं ये पेन कितने की है, सपोज मैं बोलता हूं ये पेन 10 रुपए की है, मतलब ये पेन का वर्थ कितना हो गया, 10 रुपए। मतलब कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज है उसको मैं कौन से टर्म में बता सकता हूं, वैल्यू टर्म्स में बता सकता हूं। हाँ, क्या मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगा? हाँ, अरे ये पेन 10 रुपए की, ऐसे की सेम टू सेम पेन तो 8 रुपए की मिलती है, तो क्या मैंने कंपेयर किया? हाँ जी, मैं दो चीजों को कंपेयर भी कर सकता हूं। क्या मैं उसको असेस अगेंस्ट ईच अदर, क्या मैं दोनों को कंपैरिजन असेस चेक कर सकता हूं? हाँ जी। तो ये इट अलाउ फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज। तो जिससे क्या होगा, मैं फास्टर, अच्छा ये वहां पे ये इतने का मिल रहा है, वहां पे वो इतने की मिल रहा है, लेकिन इसमें ये क्वालिटी डिफरेंस है, उसमें वो क्वालिटी डिफरेंस, मतलब मैं फास्टर डिसीजन लूंगा कि ये वाला बेस्ट है और मैं उस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, परचेज करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज इसका फटाफट होगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू के कारण क्या होता है, उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा और हमारा एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, ओके, तो फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। मैंने यहाँ पे 3 एडवांटेज लिखे। बेटा जी बार्टर सिस्टम होता क्या है, बार्टर जब हम एक चीज के बदले दूसरी चीज देते हैं तो उस चीज को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या होता है बेटा जी, जब हमारी वांट्स कैसी हो, लिमिटेड हो। बेटा आज के टाइम पे तो वांट्स लिमिटेड हो ही नहीं सकती, ये बहुत पहले पुरानी बात होगी, जहां पे वांट्स क्या होती थी, लिमिटेड। वहां पे जब सोसाइटी छोटी होती थी, नीड्स लिमिटेड होती थी, उस समय बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता था, क्योंकि वहां पे हमारे पास गुड्स भी लिमिटेड है, सर्विसेज भी लिमिटेड, इसलिए हम चीजों को इजीली दे पाते थे, एक्सचेंज कर पाते थे। नेक्स्ट, इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। बेटा जी बार्टर सिस्टम के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन बढ़ती है। बार्टर सिस्टम वर्क ओनली व्हेन क्या होता है, द फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन होती है, क्योंकि आपको क्या है, अगर मेरे को कुछ चाहिए, सामने वाले के पास वो वाली चीज है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये मेरी चीज पकड़ो, तू मेरे को वो वाली चीज दे। तो यहाँ पे क्या होगा, दो लोग एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, भले मेरे को जरूरत नहीं है लेकिन सामने वाले को जरूरत है तो ले भाई, देखो ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये वाली चीज ले, और तेरी वाली चीज देनी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन बढ़ती है। पीपल डिड ट्रेडिशनल वर्क ऑफ देयर चॉइस एंड एक्सचेंज एक्स्ट्रा गुड्स फॉर व्हाट दे नीड एंड विच इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे उस समय क्या होता था, कॉर्पोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ता था। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता था, जो द बार्टर सिस्टम हेल्प डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या होता था, जब बार्टर सिस्टम था तब डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। द ह्यूमन नीड इंक्रीज, पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स इन विच दे आर मोस्ट स्किल। तो वो अपनी स्किल के हिसाब से वो काम करने लगे। द डिवाइड द वर्क अमॉन्ग द पीपल, सेव टाइम एनर्जी, हेल्प द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू बार्टर सिस्टम। जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, हर एक ने अपने काम को बांट लिए और अपनी लायकात के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से चीजों को परचेस सेल करने लगे। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है। तो ये हमारे क्या थे, बेनिफिट। पहला क्या था, हमारे वांट लिमिटेड होती है तो बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। सेकंड होता है यहाँ पे फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन बढ़ती है, यहाँ पे फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और तीसरा है यहाँ पे लोगों का क्या बढ़ता है, लोगों का स्किल बढ़ता है, लोग अपने एरिया के अंदर ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी को और क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। सर ये ऐसा क्यों बोला जाता है बेटा जी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जहां पे आरबीआई, कौन इसको रेगुलेट करती है, आरबीआई। ओके, आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934। ठीक है, आरबीआई खुद एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1935। आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी, 1949। एमसीक्यू 1 नंबर का आता है। ठीक है, एक्ट 34, एस्टेब्लिश 35 एंड नेशनलाइज 49। तो बेटा जी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट क्यों करना है, क्योंकि बेटा जी अगर हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। बेटा जी ये जो आरबीआई है ना, आरबीआई वो मनी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्यों, क्योंकि अगर मनी का सप्लाई बहुत बढ़िया है, मनी का सप्लाई बहुत कम हो जाए तो देश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सके, इसलिए वो क्या रेगुलेट करती है कि क्योंकि यहाँ पे कितनी डिमांड है, उसके सामने कितना सप्लाई है। डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ गया तो पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, और अगर डिमांड के सामने सप्लाई बहुत ज्यादा ही कम हो गया तो फिर क्या होगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, लोग हाई हाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके चलना पड़ता है। वही तो मॉनेटरी पॉलिसी है, वही काम तो आरबीआई का।
बेटा जी इट इज एसेंशियल टू रेगुलेट किस चीज को करना, इम्बैलेंस, मतलब जो हमारा बैलेंस बिगड़ता है किस चीज में, बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। उससे क्या होगा, या तो इन्फ्लेशन आएगा या तो डिफ्लेशन आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना तो ज्यादा सप्लाई ज्यादा अच्छा है, ना ही या तो शॉर्टेज ऑफ मनी ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या तो डिफ्लेशन बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी डिटोरेट होगी एंड डिस्टेबलाइज इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बैलेंस में नहीं रहेगी, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोला जाता है कि स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा जी इसमें आपको क्या याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके चलती है। यहाँ पे जाके इम्बैलेंस नहीं होगा, अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, आइदर इन्फ्लेशन होगा और डिफ्लेशन होगा। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोला जाता है, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लिखते जाओ सर, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड एक्सप्लेनेशन, आई लाइक योर वीडियो। डू कमेंट अगर अच्छा लग रहे तो। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, बेटा CRR क्या होता है बेटा जी, CRR ये कौन लाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, आरबीआई एक्ट 1932 के अंदर बोला हुआ कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको सर्टेन मिनिमम रिजर्व किसके पास रखना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। क्यों रखना पड़ता है, इसका रेशियो होता है बिटवीन 3% टू 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल बैंक। जितने भी इंडिविजुअल बैंक है उसकी जितनी डिपॉजिट है उसका 3% से लेकर 15% डिपॉजिट आरबीआई के पास रखो। सर हम आपके पास क्यों रखें, आरबीआई तुम कौन होती हो, मैं क्यों तुम्हारे पास हूँ, बेटा जी मैं इसलिए चाहता हूं कि तुम अपना पैसा मेरे पास रखो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई संकट मोचन आ जाए तो मैं वहां पे आके तुम्हारे जो दुख है उनको हार सकूं। मतलब सर, मतलब कितनी बार क्या होता है, बैंक के अंदर बहुत ज्यादा लोग है ना पैसे विड्रॉ के लिए आ जाते हैं, तब बैंक के पास पैसा होता नहीं क्योंकि उन्होंने लैंड करके रखा होता है, तो बैंक पैसे देगा कैसे, तब वो क्या कहते हैं, तब वो आरबीआई, वो आप ही की मनी है, आरबीआई उनको उनकी मनी लौटा देता है, जिससे वो लोगों को उनके पास से लौटा पाते हैं। इसी बोला जाता है CRR। तो यहाँ पे CRR क्या होता है, जब आप है ना यहाँ पे आपका एक कंफर्टेबल रिजर्व किसके पास है, आरबीआई के पास। जब बहुत सारे लोग स्टार्ट विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट एंड वहां पे उस समय क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बैंक को प्रोवाइड करेगी कैश अगेंस्ट द डिपॉजिट। तो जो भी आपने डिपॉजिट बैंक आरबीआई को दी थी वो आरबीआई उठा के आपको दे देगा कि भाई जा चुका दे उन लोगों को उनकी मनी जो भी तुझसे पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं CRR। तो फटाफट एक बार सीआरआर का एक्ट कहां पे लिखा है, 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको मतलब बैंक को अपना सर्टेन अमाउंट किसके पास रखनी पड़ेगी, किसके पास, आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो कितना परसेंट होता है, 3% टू 15% होता है, वो वैरी करता रहता है, वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। बेसिक पर्पस क्या होता है, जब अमाउंट बहुत ज्यादा विड्रॉ करते हैं बैंक से, तब बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक के पास पैसे नहीं हो तो फिर बैंक क्या करेगी, बैंक तो फिर सब ऐसे मार्केट में हवा फैलेगी, बैंक के पास पैसे नहीं, तब आरबीआई उसकी वो मनी उसको लौटा दी और बोलती है कि इन सबको पेमेंट कर दे जाओ। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी इज द रीजन ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। बेटा जी जेंडर इनइक्वालिटी से पुअर्टी का क्या लेना देना है, बेटा जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मेल को प्रेफरेंस ज्यादा फीमेल को प्रेफरेंस कम। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब मेल को प्रेफरेंस ज्यादा फीमेल को प्रेफरेंस कम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब फीमेल को प्रेफरेंस कम दिया जाता है मतलब उसके हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम पड़ते हैं। सोसाइटी क्या करती है जनरली, ये अब देखने को नहीं मिलता और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सोसाइटी क्या करती थी, यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंस देती थी फीमेल की हेल्थ को लेकर, जिससे क्या होता था, फीमेल की हेल्थ के अंदर माल न्यूट्रिशनमेंट की कमी होती थी, जिससे क्या होती थी, उसकी बॉडी कम रहती थी, उसमें वीकनेस ज्यादा होती थी, जिसके कारण उसकी डेथ रेट ज्यादा होती थी, और वो क्या होती थी, उसके कारण उनके जो बच्चे होते थे वो न्यू बॉर्न के अंदर भी क्या होते थे, ये हेल्थ के इश्यूज आते थे। तो पहला जेंडर इनइक्वालिटी की क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो हेल्थ इश्यू आता है, दूसरा क्या आता है, जो वुमन होती है ना उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि उसका पहला कारण है भाई तुम्हारे घर तो जो ऊंच पड़ से। ओके, तो वहां पे कंपल्सरी वर्क एट होम करना पड़ता है। उसके बाद चलो घर का संभालने के बाद वो अगर एजुकेशन अगर जाती है, पहला तो कंपल्सरी एट होम करिए, इसका मतलब क्या हुआ, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाया तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अब लो लेवल ऑफ एजुकेशन रहेगा तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी तो वैसे कम होगा। अगर सपोज कोई लड़की पढ़ भी ले तो क्या होगा,
तो जॉब अपॉर्चुनिटी पहले तो ये देखो यहाँ पे फ्यूअर जॉब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम। तो ये तीनों क्या है, एक ही पॉइंट है जिसके अंदर क्या बोला हुआ है, जिसके अंदर ये बोला हुआ है कि अगर घर पे काम करते हो तो एजुकेशन कम, एजुकेशन कम तो जॉब अपॉर्चुनिटी कम। और उसके बावजूद भी अगर आपको वर्क प्लेस पे जाते हो तो मेल की कंपेरिजन में आपको पेड लेस किया जाता है। इसलिए क्या होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज द रीजन ऑफ वर्ड, क्योंकि जो लेडीज है, जो फीमेल्स हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनकी हेल्थ सही नहीं हो पाती तो वैसे ही नहीं जा पाती जॉब पे। और जिनकी हेल्थ सही है लेकिन जिनका एजुकेशन नहीं है उनको भी जो जॉब प्रॉपर नहीं मिलती, या तो जिनका एजुकेशन है और वो जॉब पे जाती है तो उनको मेल की कंपैरिजन में लेस अमाउंट पे की जाती है। तो अब घर में अगर मेल और फीमेल के अंदर मेल अगर ढंग से नहीं कमा रहा और फीमेल भी कंट्रीब्यूट नहीं करी तो क्या वो घर ढंग से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए वहां पे इनकम इनइक्वालिटी मतलब वो पुअर्टी का कारण बनता है। पुअर हेल्थ एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी रिड्यूस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है, फैमिली की इनकम लो रह जाती है और इंक्रीज करती है द लेवल ऑफ पॉवर्टी। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी वापस समझाओ। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी में क्या हुआ, फीमेल को प्रेफरेंस कम, उसकी हेल्थ खराब, हेल्थ खराब से क्या होगा, मतलब हेल्थ पे फोकस नहीं किया हुआ, माल न्यूट्रिशन की कमी, बॉडी वेट कम है, वीकनेस ज्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ, मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, या तो बच्चे के अंदर भी वो पॉइंट, न्यू बॉर्न के अंदर भी वो हेल्थ इशू आएंगे। दूसरा क्या है, उसको लेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों लेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्योंकि उसका क्या होता है, कंपल्सरी वर्क एट होम, जिससे क्या होगा, जॉब अगर घर पे काम करेगी तो स्कूल कैसे जाएगी, जैसे तैसे स्कूल गई तो पढ़ने का टाइम कब मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई उसकी पढ़ाई का लेवल कम रहेगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटी कम। दूसरा, अगर सपोज जैसे तैसे बढ़ भी ली तो क्या हुआ, जब जॉब के लिए जाएगी तब मेल के कंपैरिजन में फीमेल को जॉब क्या मिलेगी, उसकी इनकम कम मिलेगी। तो क्या होता है, जिस घर के अंदर सपोज कोई कारण से मेल मेंबर नहीं है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, तो फीमेल मेंबर जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो क्या हुआ, वो उतना नहीं कर पाएगी जितना एक मेल मेंबर कर रहा था। या तो क्या होगा, या तो ये होगा कि जो मेल मेंबर है अगर उसकी इनकम ज्यादा नहीं है तो फीमेल मेंबर उसको उसको फाइनेंशियल टर्म में सपोर्ट नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या होता है, वो फैमिली पुअर की पुअर रहती है, और जिसके कारण क्या होता है, ये पुअर्टी का एक कारण बन पाता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि पुअर फैमिली एंड पुअर हेल्थ एंड जॉब, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, जिससे क्या होता है, वुमन पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिससे घर की इनकम कम ही रह पाती है और जिससे पॉवर्टी बढ़ती है। ओके, तो 1 मिनट में एक ग्लास पानी पी लो बच्चों, जस्ट मोमेंट। ओके, स्टेट द पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और फुली अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी, जब हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब कोई व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करता उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो फुली अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं। कितने मेथड का? 3 मेथड। कौन सा? थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। जो व्यक्ति को कुछ भी जॉब नहीं है वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में जाएगा, वहां पर अपना नाम को रजिस्टर करवाएगा कि भाई मेरे को बिल्कुल जॉब नहीं है। तो क्या है, वो रजिस्टर देख के मालूम पड़ेगा कि भाई इतने लोगों ने एक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। हाँ जी। दूसरा, जब हम क्या करते हैं, सैंपल सर्वे ऑफ लेबर सप्लाई करते हैं। जब हम सैंपल सर्वे करते हैं कि भाई कितने लेबर, जो टोटल लेबर है उसमें से अगर सैंपल सर्वे करो कि भाई इतने लेबर में से कितने लेबर एम्प्लॉयड है कितने नहीं है, तो हमको क्या अंदाजा आ जाता है कि भाई इतने, अगर इस सैंपल में से अगर सपोज 10% के पास जॉब नहीं है, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि भाई 10% लोग हमारे अनएम्प्लॉयड है। और लास्ट है थ्रू सेंसस। जब हम पॉपुलेशन गणना करते हैं, वैसे तो पॉपुलेशन सेंसस कब होता है, हर 10 साल के, एक डिकेड मतलब 10 साल में एक बार होता है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई कितने लोग फुल्ली अनएम्प्लॉयड हैं। तो बेटा जी, कौन कौन से मेथड है? पहला क्या करो, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, जहां ताकि क्या गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा। सेकंड है आप सैंपल सर्वे करवा लो, और तीसरा है सेंसस के थ्रू। ओके, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मेजर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए हुए हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने फॉलोइंग मेजर्स लिए हैं। पहला तो हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, ठीक है। इसके लिए अनएम्प्लॉयड, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा जॉब काम मिलेगा। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, हम क्या करेंगे, जो लोगों को रोजगार मिले ऐसे प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन सिस्टम रखेंगे जहां पे थियोरेटिकली नहीं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, ताकि उनको डायरेक्टली जब भी वो एजुकेशन कंप्लीट करे उनको डायरेक्टली जॉब मिल सके।
डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेंगे, क्योंकि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे कौन सा वर्क होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, ताकि लोगों को क्या होता है, लोगों को वो ज्यादा हायर किया जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है। एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को एक्सटेंड करते हैं, नए डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को, हर एक एरिया के लोगों को उसमें काम मिलता है। एंड लास्ट है स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर भी क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसका एक्सपांशन करते हैं, ताकि ग्रीन रिवोल्यूशन के एरिया के थ्रू जितने भी, क्योंकि हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कि जो लोग, जो बिजनेस, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो ज्यादा एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सर्विस में। अगर हम एग्रीकल्चर डेवलप के एरिया को डेवलप करेंगे तो उसमें जितने भी लोग एम्प्लॉयड है उनको ज्यादा इनकम रिसीव होगी। अदरवाइज सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहां मिलता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ओके, तो बेटा जी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन से मेजर लेंगे, पहले बोलते जाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट करो, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन दो, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बनाओ, एंड एग्रीकल्चर के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करो। ओके, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों? जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को निग्लेक्ट किया तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों हुई? बेटा जी, लेस इंपॉर्टेंस गिवन टू द एग्रीकल्चर, जिससे मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री कैसी है, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बेटा जी, हमारी जो धरती है, हमारा जो इंडियन है, उसमें हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसा बोला जाता है कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हमारी कंट्री को एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता था, एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता था। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल कौन से एरिया में थे, एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। यट इकोनॉमिक की जब प्लानिंग बनाई गई, मतलब जब हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, आपको याद है प्लानिंग कमीशन, पीसी प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 के अंदर आया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया था 1951 के अंदर। ये 5 ईयर के प्लान बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हम हर एक नेक्स्ट 5 साल क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 साल क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 साल क्या करेंगे। तो एक 5 साल कंप्लीट होता, फिर नेक्स्ट 5 साल के बारे में, फिर नेक्स्ट 5 साल, फिर नेक्स्ट 5 साल। तो हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया, बढ़ावा नहीं दिया, उसको हमने साइड में कर दिया, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इफेक्टिवली डेवलप नहीं हुआ एंड फेल्ड टू क्रिएट न्यू जॉब्स। नेक्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया। अरे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या, तंबूरा लेके आया तुमने, ग्रीन रिवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फ्यू स्टेट्स में क्या, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेट्स का क्या होगा, वो भी तो हमारे इंडिया की पार्ट है। फिर जिसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हुआ, हमारा लेस रहा। नेक्स्ट, अदर इश्यूज के अंदर, जैसे कि हमको आज भी बरसों रे मेगा मेगा, बरसों रे मेगा मेगा, आज भी हमको बारिश पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसा क्यों? आपने डैम क्यों नहीं बनाए, आपने इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाए? तो यही सब तो चीजें है, पॉपुलेशन का बढ़ना, पूरा इरिगेशन, लेक ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम खेत में डाल सके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को परचेस कर सके, फर्टिलाइजर परचेस कर सके, वो तो है ही नहीं। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा जो ग्रोथ है वो कम का कम रहेगा। लास्ट है जॉब अपॉर्चुनिटी, जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रूरल पीपल को अदर देन नॉन एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, वो क्या थी, वेरी लेस। इसी का कारण था कि एज अ रिजल्ट द रूरल वर्कर फेस हाई लेवल ऑफ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो रूरल वर्कर थे उनको कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, हाई लेवल ऑफ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन को आप बुक्स में ढूंढना, बहुत ही आपको खतरनाक मिलेगा, यही आप मेरे नोट्स में देखना, आपको बड़े ढंग से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, हाईलाइट किया है, जो आपको मदद करेगा, 101% आपको मदद करेगा आपके एग्जाम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी लेस इंपॉर्टेंस दिया हमने एग्रीकल्चर को, दूसरे सेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया लेकिन फ्यू स्टेट्स के अंदर, अदर इश्यूज के अंदर जैसे पॉपुलेशन बढ़ते हुए, इरिगेशन फैसिलिटीज, फाइनेंस की प्रॉब्लम, मॉनसून की प्रॉब्लम, ये सब ने भी क्या किया, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को कम कर दिया। जॉब अपॉर्चुनिटी जो अदर एरिया के अंदर मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर को इग्नोर के कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेटा जी ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का है। इसके अंदर अलग अलग टोटल 4 पॉइंट है। पहला है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। इसमें भी 3 प्रकार के पब्लिक सेक्टर होते हैं। पहला होता है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास वो खुद ही पूरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उसके पास रहता है और जितनी भी इनकम है वो उसकी जितने भी खर्चे हैं, आज जैसे तेरी दुनिया मेरी हो गई। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे जो गवर्नमेंटल इंडस्ट्री होती है उसकी सारी इनकम किसके पास, गवर्नमेंट के पास। उसके सारे खर्चे किसके पास, इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास। और वो जो अपना बजट लाती है ना, उस बजट के अंदर कितना इनकम हुआ कितना खर्चा हुआ वो बताती है। नए कितने वो नए कौन से प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं उस इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सब भी उसमें बताया जाता है। जैसे कि हमारा रेलवे बजट, पोस्ट बजट, ये कहाँ पे आता है, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज में आता है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कॉर्पोरेशन, बेटा जी पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर और इसमें ऊपर वाले डिपार्टमेंट में क्या फर्क है, तो इसमें ना यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन ओन बाय द कौन करता है, सेंटर, वो तो ऊपर वाला भी करता है। लेकिन बट एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में होता है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है ऑफ द कॉर्पोरेशन। उसको चलाता कोई और है लेकिन ओनरशिप किसी और की होगी। लेकिन हाँ वो क्या होगा, भले चलाए किसी और के, लेकिन इन्फ्लुएंस किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। एंड where the administration and decision is under the strong influence of government। मतलब बेटा जी कॉर्पोरेशन का मतलब ऐसा हुआ कि ओनरशिप किसकी, गवर्नमेंट की, चलाएगा कौन, कॉर्पोरेशन, लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसका होगा, गवर्नमेंट का ही होगा। जैसे हमारा कौन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, ये सब क्या है, जीएसएफसी, जीएनएफसी, ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कि गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट की होगी लेकिन गवर्नमेंट उसको कैसे मैनेज करेगी, उसको मैनेज करेगी, वो यूनिट को मैनेज करेगी एज अ प्राइवेट कंपनी जिस हिसाब से करती है। यहाँ पे पब्लिक कंपनी लॉ लगता है, जहाँ पे शेयर्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे उसका सेलिंग होता है, पीपल जो उनके शेयर होल्डर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा भेल, ऑनजीसी एंड आईओसी। तो बेटा जी यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी जो गवर्नमेंट होगी कैसे काम करेगी, लाइक अ कंपनी। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, लाइक अ कंपनी। जहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा, कंपनी लो, जहाँ पे शेयर्स का क्या होगा, परचेस सेल होगा। ऐसे कौन सी एग्जांपल है, भेल, ऑनजीसी, आईओसी। ओके। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब जो ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर्स, जो ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर्स होता है। जैसे जेठालाल की दुकान, जेठालाल कौन, अरे जेठालाल केड़ा। तो जहाँ पे कार, टीवी, शोरूम्स और ये जितने भी प्राइवेटली ओन है ना, वो सब क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आएगी, प्राइवेट भी आएगा, लेकिन मेजोरिटी होल्डिंग किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। तो देखो यहाँ पे यूनिट विच इज गवर्न इन विच गवर्नमेंट हैज गिवन अप द ओनरशिप राइट टू द इंडस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री टू द पीपल एंड इंस्टीट्यूट। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी राइट्स किसको दे दी है, उसने राइट्स दे दी है पीपल को एंड इंस्टीट्यूट को, जिसके अंदर मगर फिर भी रुको 51% और मोर किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास। मतलब यहाँ पे कंट्रोल किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास ही रहता है। जीएसपीसी। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं और जहां पे हमारा पर्पस होता है एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे हमारा इफको, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इफको क्रिप्को, तो KRIBHCO एंड डेयरीज एंड कोऑपरेटिव बैंक। ओके जी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। बेटा जी माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। वो जॉब के लिए भी कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए और तो ऑक्यूपेशन के लिए भी करते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन में अलग अलग कॉज है, तो उसमें एक सोशल कॉज है। सोशल कॉज का मतलब क्या है, सो बेटा जी सोशल कॉज का मतलब होता है मैरिज। जब लड़की का मैरिज होता है हमारे इंडियन प्रथा के हिसाब से, लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है और लड़की के वहां पे जाना पड़ता है, मतलब ये माइग्रेट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी नीड्स टू माइग्रेट।
तो इसी को बोलते हैं सोशल माइग्रेशन। दूसरा होता है टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम द सोशल रिचुअल्स। मतलब क्या होता है, हमारे जो आज भी कुछ विलेजेस हैं, आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे जो थिंकिंग है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पुरानी थिंकिंग है, ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जहां पे आप रात को शाम को 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, या तो लड़कियों को एजुकेशन 12 के बाद नहीं मिल सकता, या वरना लड़कियों को एजुकेशन, लड़कों को भी या तो पर्टिकुलर कोई एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन के तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, उन सब से छुटकारा पाने के लिए वहां से निकल के सिटीज में चले जाते हैं। उनको जो सिटीज है ना, विलेजर्स गेट अट्रैक्टेड टू द लाइफस्टाइल एंड लाइक टू सेटल इन द अर्बन एरिया। वो जो रूरल पीपल हैं उनको अर्बन एरिया की लाइफ अच्छी लगती है, उनको लगता है कि मैं यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा, मैं किसके अंदर हूं, मैं बहुत ज्यादा ही बना हुआ हूं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इसलिए वो रूरल वाले पीपल कहां चले जाते हैं, अर्बन एरिया के अंदर। और उसी चीज को बोलते हैं टू एस्केप फ्रॉम द रिजिडिटी एंड रिचुअल्स और रूरल ऑफ द रूरल एरिया। इसी के कारण क्या होता है, सोशल कॉज ऑफ माइग्रेशन होता है। तो बेटा जी सोशल कॉज ऑफ माइग्रेशन किस कारण से हुआ, दो कारण से। पहला क्या हुआ, मैरिज, किसकी मैरिज, लड़की टू लड़के, लड़की शिफ्ट हो जाएगी लड़की के प्लेस पे, इसके कारण क्या हुआ, माइग्रेशन। दूसरा होता है विलेजर्स, विलेजर्स को लाइफ कौन सी अच्छी लगती है, अर्बन एरिया की। उनको क्या लगता है कि मेरे यहाँ पे क्या है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, क्या है, ट्रेडिशनल थिंकिंग है, उनको अर्बन एरिया की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, इसलिए वो अपना गांव छोड़ के कहां जाता है, अर्बन एरिया के अंदर। फिर 5 साल बाद सोचते हैं कि मैं गांव छोड़ के यहां पे क्यों आया। जस्ट जोकिंग। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेकिंग सोनथास्त्र। बेटा जी सोनथास्त्र की मेकिंग क्या है, बहुत ही मजेदार तरीके से 5 मिनट में ये कंसेप्ट याद हो जाएगा। और हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 12 है। क्या करना है आपको, बेटा जी एक आपको चूल्हा लेना है, चूल्हे के अंदर आपको क्या करना है, 200 ग्राम जिंजर पाउडर लेना है, या तो आप दूसरा क्या ले सकते हो, फॉल्स ब्लैक पेपर भी ले सकते हो। तो हम जिंजर पाउडर लेंगे, उसको 2 लीटर पानी लेंगे। ये मटके के अंदर क्या डालो 2 लीटर पानी डालो, 200 ग्राम, कुछ नहीं है, बस 2 मिनट सुन लो। हम मटके के अंदर क्या डालो, 2 लीटर पानी, और क्या डालो 2 लीटर जिंजर पाउडर, उसको क्या करो, मिक्स करो, फिर क्या करो, कवर, उसको क्या करो, गर्म होने दो, कितना, जब तक कि वो रिड्यूस होके हाफ ना हो जाए। फिर इसको क्या करो, ठंडा कर दो, लेट इट कूल। इसको अगर शॉर्ट में बताएं तो क्या लेना है, जिंजर पाउडर कितना लेना है, 200 ग्राम, उसके साथ वाटर लेना है, कितना लेना है, 2 लीटर, उसको क्या करो, हीट होने कितना, जब तक कि वो 1 लीटर नहीं रह जाता। फिर इसको क्या कर दो, ठंडा कर दो। ये एक प्रोसेस खत्म हुआ, स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बेटा जी ये याद रखना, ये प्रोसेस हम देख रहे हैं सोनथास्त्र। दूसरी प्रोसेस में क्या लेना है, हमको मिल्क लेना है। मिल्क किसका होना चाहिए, काऊ का मिल्क होना चाहिए। कितना लेना है, 2 लीटर। तो यहाँ पे देखो हमने 2 लीटर वाटर ऐड किया था, तो यहाँ पे मिल्क भी कितना करेंगे, 2 लीटर। उसको क्या करेंगे, लो हीट पे गर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको फिर गर्म करने के बाद इसको ठंडा करेंगे। रिमूव द टॉप क्रीम, जितनी भी जो टॉप क्रीम है उसको हटा दो। स्किम मिल्क इज यूज, तो यहाँ पे क्रीम नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है, हमको 2 लीटर काऊ का मिल्क लेना, उसको गर्म करना है, उसको ठंडा करना है, और उसमें जो भी क्रीम है उसको हटा दो। अब क्या करना है, हमने जो यहाँ पे जो हमारा ये था लिक्विड, और जो जिंजर पाउडर से जो हमने पानी तैयार किया था, और यहाँ पे जो मिल्क तैयार किया ना, दोनों को मिक्स कर दो, बस हो गया। तो द फंगस कैन बी कंट्रोल्ड बाय मिक्सिंग, क्या करेगा, कूल जिंजर जो था एक्सट्रैक्टेड विद द स्किम मिल्क एंड 200 लीटर ऑफ वाटर। मतलब बेटा जी क्या करना है, सिंपल हमको एक बड़ा सा घड़ा लेना है, उसके अंदर जिंजर पाउडर भी डालना है, वो जो फर्स्ट स्टेप में जो जिंजर का जो वाटर था वो डालो, फिर यहाँ से जो मिल्क था वो डालो, और उसके अलावा 200 लीटर वाटर भी डालो, और फिर इसको क्या कर दो, इसको हिलाओ। हिलाने के बाद इसका क्या करो, स्प्रे कर दो, कहाँ पे, पेड़ों के ऊपर। इससे क्या फायदा होगा, स्टेन द फाइनल मिक्सचर थ्रू अ क्लॉथ, जिसको स्प्रे करो 48 आवर्स के बाद। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो फंगस वगैरह है, पेड़ों पे जो फंगस लगता है वो नहीं लगेगा। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल है। वापस से मैं आपको शॉर्ट में पहले बताऊंगा, फिर लॉन्ग में बताऊंगा। शॉर्ट में क्या करना है, एक मटका लो, मटके के अंदर जिंजर पाउडर कितना, 200 ग्राम, उसके साथ 2 लीटर वाटर, उसको गर्म करो, कब तक, 1 लीटर ना रह जाता तक, उसको क्या होने दो, ठंडा। फिर आपको क्या करना है, काऊ मिल्क लेना, उसको गर्म करो, उसको ठंडा करो, उसमें से क्रीम हटा दो। फिर वो जो ठंडा, वो जो काऊ मिल्क था वो, और जो जिंजर वाटर था वो, दोनों को मिक्स करो, उसमें 200 लीटर, कितना, 200 लीटर पानी डाल दो, और फिर इसको मिला दो, मिक्स करो, और फिर इसको स्प्रे कर दो। ये तो बन गया हमारा सोनथास्त्र। इसके क्या फायदा होंगे, इससे जो फंगस है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सिंपल। ओके, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड विच
क्रॉप्स आर इंक्लूडेड। बेटा जी खारिफ क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जो मॉनसून में उगाई जाती है। कहाँ पे? मॉनसून में। खारिफ क्रॉप शोइंग सीजन टिपिकल बिगिन इन, मतलब ये खारिफ क्रॉप शोइंग सीजन, ये सीजन कब चालू होती है? ये सीजन चालू होती है जून जुलाई के अंदर, जब हमारा मॉनसून चालू होता है। ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड द क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन द सितंबर एंड अक्टूबर। उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड होती है? तो इसमें आती है सामो, नागली, फिर कंग, ग्रीन कंग, कोडारी, लिटिल मिलेट एंड बनियाड मिलेट। ओके जी, तो ये था बेटा जी खारिफ क्रॉप और उसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। तो बेटा जी जैसा मैंने आपको बोला था, मैंने बड़ा ही अच्छे और डिटेल्ड मैनर के अंदर आपको ये लेक्चर समझाया है। आई होप आपको ये डिटेल्ड लेक्चर पढ़ने में आया होगा मजा आया हो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर से लिखना, मजा आता है। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब मेरे को ऐसे कमेंट दिखते हैं ना, मेरे को लगता है कि हाँ चलो किसी के लाइफ में तो मैं सुधार ला रहा हूँ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ओके, मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी? मैंने आपको बोला था कि सर आपको इसकी नोट्स में मिले, क्या आपको नोट्स अच्छी लगी? क्या आपको ये नोट्स सच में चाहिए? कलरफुल थी, हाईलाइट किया हुआ है, सब एक ही जगह कंटेंट है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मिलेगी सर नोट्स? देखो, मैं चाहता हूं कि ये नोट्स आपको दो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे को मालूम तो कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो कमेंट में लिखो सर आई वांट योर नोट्स। अगर 100 कमेंट्स आते हैं ना, 100 कमेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, जो वीडियो पे व्यूज जा रहे हैं वो थाउजेंड्स पे जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है ना, डोंट सी कि अदर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अगर आपको रियल में आपको चाहिए, आप लिखो सर आई वांट योर नोट्स। अगर 100 कमेंट आ जाएगा, मैं आपके साथ गारा की पूरी नोट्स शेयर करूंगा। तो फटाफट कमेंट लिखिए कि सर आई वांट योर नोट्स। लिखने में टाइम मत बिताइए, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो बेटा जी चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो तो बाय बाय फ्रेंड्स।